देखो ये जो चरण में करवाऊंगी यानी जो स्टेप्स अभी करवाऊंगी वो आपको हर एक चाहे किसी भी तरीके की मतलब कॉमन जो सारी रिसर्चेस के अंदर स्टेप्स होते हैं ये वो स्टेप्स हैं, ठीक है। अब जब आप बुक खोलते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखा होता है कि सबसे पहले आपको रिसर्च के अंदर क्या करना है, एक टॉपिक चूज करना है ना। पहला यही लिखा होता है कि भाई सिलेक्शन ऑफ टॉपिक या फॉर्मुलेशन ऑफ टॉपिक, इस तरीके से लिखा होता है। लेकिन जब आपको नेट का पेपर आता है तो जैसे आपको 4 चीजें दी होंगी, जैसे मान लो ऑप्शन ए में है कि भाई चयन करना, ठीक है। ऑप्शन बी में हो गया फॉर्मुलेट करना यानी कि बनाना, ठीक है। और मान लीजिए ऑप्शन सी में उसने लिख दिया कि एरिया सिलेक्ट करना। अब ऑप्शन डी में उसने लिख दिया कि एक और आता है, एक ऐसा ही सिमिलर सा शब्द आता है, तो वो एक जैसे से लिख देते हैं। तो अब आपको यही चीज यहाँ पे इसीलिए हमने क्या करना है, अपने तरीके से स्टेप्स करने हैं, हमने बुक के तरीके से स्टेप्स नहीं करने हैं। आपके जो नोट्स हैं उसमें भी मैंने ऐसे ही दिए हुए हैं अपने तरीके से, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने क्या चूज करना है, क्षेत्र यानी कि एरिया ऑफ रिसर्च, ठीक है। अब एरिया ऑफ रिसर्च कैसे सिलेक्ट करते हैं आप, कोई बताएगा, किसी को आइडिया है? नहीं, एरिया क्या होता है, आप सबके कौन कौन से एरियाज हैं, अलग अलग हैं या एक ही हैं? अलग अलग मैम। हाँ अलग अलग है। देखो कोई बच्चा आप में से हिंदी का होगा, कोई बच्चा आप में से एजुकेशन का है, कोई बच्चा सोशियोलॉजी का है, तो पहले ही आपके क्षेत्र क्या है, अलग है। लेकिन जो आपका क्षेत्र है उसमें भी आगे फर्दर कई क्षेत्र आते हैं। जैसे अब मैं अगर एजुकेशन वालों की बात करूँ, जो एमएड के बच्चे हैं, उनका सब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन। अब उनको जब पीएचडी या थीसिस या रिसर्च वर्क करनी होती है तो उनके पास बड़े सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि उनके पास होता है टीचर एजुकेशन, है ना, उनके पास होता है क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है। उनके पास होती है फिलॉसफी, ठीक है। उनके पास होती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। उनके पास होती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और उनके पास और क्या होती है, और भी बड़ी सारी होती है उनके पास, ठीक है। तो इस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन होता है जैसे अलग से हमारे पास। तो ये सारे जितने हमारे अलग अलग एरियाज हैं, ठीक है। अब आप किस में इंटरेस्टेड हैं ये बात आती है। सबसे पहले बात क्या आती है कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जैसे अगर मैं इंग्लिश के बच्चों की बात करती हूँ तो इंग्लिश के बच्चों के पास भी अलग अलग कई चीजें होती हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ इंडियन राइटिंग होती है आप लोगों के पास, है ना, सब्जेक्ट होता है आपका डिफरेंट। आपके पास ड्रामा होता है, ठीक है। आपके पास नॉवल होता है, फिक्शन में आप कर सकते हो। आपके पास पोइट्री होती है, आपके पास लिंग्विस्टिक्स होता है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास भी हर एक फील्ड में ऐसा ही होता है। सोशियोलॉजी वालों का मुझे इतना डिटेल नहीं पता, बट सोशियोलॉजी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग सारे होते हैं, है ना। तो उनमें से कोई भी एक आप क्या करते हो, चूज कर लेते हो कि भाई मैं इस एरिया के अंदर सिर्फ क्षेत्र यहाँ पे आप चूज करते हो कि होगा तो एजुकेशन में से ही, लेकिन एजुकेशन में से मान लीजिए मुझे चाहिए साइकोलॉजी, कि मुझे तो कोई ना कोई मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही मुझे कोई ना कोई क्या करनी है, रिसर्च करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी को ले लेते हैं। क्लियर? अब हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया। एरिया सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उस एरिया में से हम अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का चयन, ठीक है। यानी अपनी समस्या को क्या करते हैं, चयनित करते हैं, यानी कि सिलेक्ट करते हैं कि मुझे, अब मैंने क्या चूज किया था, मैंने चूज किया था कि भी मैं साइकोलॉजी में से एक टॉपिक लूंगी, ठीक है। अब साइकोलॉजी में से कौन सा एक टॉपिक, इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतना सारा वास्ट एक पूरा फील्ड है साइकोलॉजी, एक पूरा बड़ा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। तो आप किस चीज पे रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। वो जब हम सिलेक्ट करते हैं वो क्या होगी, आपकी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को आप इसी फील्ड में से क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तुम ज्वाइन कर ओके, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम हो गया। अब हमने समस्या को भी चयन कर लिया। मान लीजिए मैंने ये चुन लिया कि भी मैंने देखना है
कि शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे मतलब मान लो जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी क्या रेशो है या कितने एम्प्लॉयड, ऐसा कुछ भी मैंने देखना है। मतलब मैंने इस तरीके की भी चीजें मैं ले सकती हूँ, या उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर सकती हूँ, उनका मोटिवेशन लेवल चेक कर सकती हूँ, उनकी क्या बोलते हैं सेल्फ एस्टीम चेक कर सकती हूँ, बड़ा सारा कुछ चेक कर सकती हूँ। कुछ भी अर्बन और रूरल बच्चों का ले लिया, या फिर बॉयज एंड गर्ल्स का ले लिया, जैसे किसी का भी ले लो आप, है ना, एडोलेसेंट्स का ले लो, जैसे मैंने कहा था किशोर अवस्था के बच्चे, कोई भी आप एक प्रॉब्लम इनकी ले सकते हो। तो आपने एक मनोविज्ञान से संबंधित मान लीजिए आपने एक समस्या का चयन कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, सिलेक्शन के बाद आप करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य बनाते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, रिव्यू लेते हैं किसका, साहित्य का। अब साहित्य क्या होता है, साहित्य यहाँ पे वो चीज होती है जितनी भी ओल्ड रिसर्चेस हमारे पास पड़ी है। ओल्ड मतलब जितनी भी उस टॉपिक के ऊपर, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं बच्चों का क्या चेक कर रही थी, कॉन्फिडेंस और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, मान लो मतलब मैं उनका कॉन्फिडेंस चेक कर रही हूँ और साथ में चेक कर रही हूँ उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि आती है, हर बार उनके जो नंबर आते हैं मैं वो चेक कर रही हूँ। अब दोनों के ऊपर, इनके ऊपर पहले भी बहुत सारा काम हो चुका होगा, मतलब मान लो पहले भी किसी ना किसी ने इनके ऊपर काम किया ही होगा, तो जिन्होंने भी पहले इनके ऊपर काम किया है मैं उनकी रिसर्चेस को क्या करूंगी, रिव्यू करूंगी, यानी कि देखूंगी। कोई मुझे बता सकता है कि मैं क्यों देखूंगी इनकी रिसर्चेस को, क्या जरूरत है मुझे देखने की पुरानी रिसर्चेस को? हम्म, क्यों देखते हैं हम किसी के काम को, क्यों देखते हैं हम? क्योंकि मैम पुराने जो पहले रिसर्च हो चुकी है हमारे टॉपिक पे, उससे हमें एक दिशा मिल जाती है कि अब हमें आगे किस पर उसमें काम करना है, क्या काम हो वेरी चुका गुड। है, कैसा काम हुआ था, किस तरीके का डाटा लिया गया था, क्या उसका रिजल्ट आया था। हाँ, वेरी गुड, है ना, हमें एक दिशा मिल जाती है, ये सबसे बेस्ट है आंसर कि दिशा का मतलब है मुझे क्या करना है। जैसे मान लीजिए इन दोनों चीजों के बीच में पॉजिटिव भी हो सकता है रिलेशनशिप या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ओल्ड रिसर्चेस से थोड़ा आइडिया ले सकती हूँ, है ना, एक दिशा मिल जाएगी कि भाई मुझे पॉजिटिव साइड में रिजल्ट मिलेंगे या नेगेटिव साइड में रिजल्ट मिलेंगे, या मुझे जाना किधर है। ठीक है, जैसे जब हम कोई भी रास्ता तय करते हैं, या मैंने मान लो मैं कल सोच लूं कि मैंने तो जी जाना है कहीं दिल्ली जाना है, अब दिल्ली का अगर मुझे पता नहीं कि कहाँ पड़ता है क्या पड़ता है, तो मैं या तो उससे पूछूंगी जो पहले दिल्ली गया है ना, उससे पूछ लूंगी। अब ये क्या हुआ, ओल्ड रिसर्च, मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये शॉर्टकट है, इधर से जा सकते हैं। या फिर मैं गूगल मैप खोल लूंगी, या कुछ तो सहायता लूंगी, कुछ तो इसके ऊपर पहले किए गए काम के ऊपर काम करूंगी, ताकि मुझे आगे की दिशा दिखाई दे कि मुझे किधर से जाना है और मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये रिव्यू हुआ। अब रिव्यू जैसे कि हमने कहा, जैसे कि राखी ने कहा कि हम दिशा देखने के लिए करते हैं, प्लस हम ये भी देखते हैं कि उस बंदे ने क्या मेथड लगाया था या उसने क्या चीजें की थी अपनी रिसर्च के अंदर, है ना, वो सारी चीजें हम देखने के लिए करते हैं, क्या डेटा कहाँ से लिया था। अगर मान लो किसी ने हिमाचल में किया था तो मैं उसको बदल सकती हूँ, मैं हरियाणा में कर सकती हूँ, ठीक है, मैं पंजाब में भी कर सकती हूँ, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हम बदल हेर फेर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जितनी भी ओल्ड रिसर्चेस होती हैं उनको पढ़ते हैं। अब उनको पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। देखो ये आपको स्टेप्स के अंदर बुक्स में बहुत कम मिलेगा स्टेप्स के अंदर, लेकिन मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्लियरेंस यहीं पे मिल जाए, बनाते तो हम है ही हैं। देखो जब हम सबसे पहले तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं यानी परिकल्पना बनाते हैं, उससे पहले हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ठीक है,
इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर यानी आपके उद्देश्यों के ऊपर बेस्ड ही क्या होते हैं, परिकल्पनाएं होती हैं। यानी कि मैं वही चीज मान के चलती हूँ जो चीज मैंने देखनी होती है, जो मेरा उद्देश्य है देखना। ठीक है, जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, अगर मैंने 5 ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं तो 5 ही हाइपोथेसिस बनेंगे, 6 ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं तो 6 ही हाइपोथेसिस बनेंगे। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वही तय करते हैं कि आपके हाइपोथेसिस कैसे होंगे या आपके हाइपोथेसिस क्या होंगे। ठीक है, ये हमारा हाइपोथेसिस में रहता है। अब परिकल्पना होती क्या है, अब हम बात करते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ओके, अब देखो जब हम परिकल्पनाओं की बात करते हैं यानी कि हाइपोथेसिस की बात करते हैं, तो वैसे तो मैं इसको डिटेल में भी कराऊंगी, इसके टाइप्स हैं, क्योंकि पेपर 2 में आपको इसका क्वेश्चन आ जाता है हाइपोथेसिस का। वैसे हम इसे क्या कहते हैं, ए टेंटेटिव स्टेटमेंट, यानी एक ऐसा कथन जो कि कच्चा पक्का है। टेंटेटिव मतलब जो अभी फाइनल नहीं हुआ है, जो सिर्फ अभी मान के चले हैं हम, ऐसी एक स्टेटमेंट, ऐसा एक कथन। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में भी ऐसे लिखा होता है, ए टेंटेटिव स्टेटमेंट, यानी कि एक कच्चे पक्के कथन को हम क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। जैसे हम कुछ अज्यूम करके चल लेते हैं ना, मान के चलते हैं, कि मैं मान के चलती हूँ, जैसे मैंने अभी कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट का लिया था, कि मैं मान के चलती हूँ कि जो गर्ल्स हैं उनमें उनका जब कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता होगा, तो सॉरी, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लड़कों से ज्यादा होगा। ठीक है, ये मान के चली हूँ मैंने अभी प्रूव नहीं किया है, ये मान के चली हूँ, यानी मैंने कच्चा पक्का एक कथन बना लिया। ठीक है, फिर दूसरा मैंने, पहला तो ये बना लिया, दूसरा मैंने ये बना लिया कि जो गर्ल्स हैं उनकी अचीवमेंट बॉयज से ज्यादा होगी, अचीवमेंट से। ठीक है, तीसरा मान लो मैंने बना लिया कि जो कॉन्फिडेंस है, अब गर्ल्स बॉयज का नहीं बनाया, अब क्या बनाया मैंने, कि जो कॉन्फिडेंस है वो जितना बढ़ता है उतनी ही अचीवमेंट बढ़ती जाती है, ये भी अज्यूम करके चल ली मैं। चौथा मान लो मैंने बना लिया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, रूरल बच्चे हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शहरी क्षेत्रों से कम होगा, मैं ये मान के चली हूँ। ठीक है, अचीवमेंट अर्बन बच्चों के कॉन्फिडेंस से। पांचवा मैंने मान लिया कि जो रूरल बच्चे हैं उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस ज्यादा होगा किससे, अर्बन बच्चों से। ठीक है, अचीवमेंट इसमें भी हम ज्यादा, मतलब इनका कम और इनका ज्यादा। अब मैंने ये 5 तरीके के पांच अलग अलग क्या बना ली, परिकल्पनाएं बना ली, और इन्हीं को ही मैं आगे क्या करूंगी, टेस्ट करूंगी। इन्हीं से ही मेरी सारी चीजें प्रूव हो जाएंगी, इन्हीं को टेस्ट करेंगे ना हम। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक चरों का संबंध टेस्ट किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे किस किस का संबंध टेस्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट, दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे उसकी, जिससे हमें काफी सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हमें रूरल एरिया के रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे, अर्बन के भी मिल जाएंगे, कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट का आपस में रिलेशन भी मिल जाएगा, गर्ल्स और बॉयज के रिलेशन में भी इनको हमने देख लिया है। तो हर तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या बनते हैं, हाइपोथेसिस बनते हैं। समझ में आया? समझ में आया? आ गया। सबको? यस मैम। ओके, मैं आपको एक सैंपल भी दिखाऊंगी इसके बाद। ठीक है, ऑफिशियल सैंपल देखेंगे हम इसके बाद कि किस तरीके से एक क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, अब मैंने हाइपोथेसिस बना ली है, मैंने मान के चल ली। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सैम्पलिंग करूंगी, यानी कि सैंपल तैयार करूंगी। आप सैम्पलिंग टेक्निक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सैंपल लिख सकते हैं, ये अलग से टॉपिक होगा, ये भी एक पूरा टॉपिक है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में हम एक्सपेक्ट करते हैं सैम्पलिंग से क्वेश्चन, और पेपर 2 में तो 101% सैम्पलिंग से क्वेश्चन आता है पेपर 2 में, मतलब इतना ये इंपॉर्टेंट कंसिडर होता है। ठीक है, और मतलब अटेम्प्टेबल होता है क्वेश्चन भी।
ठीक है। अब सैम्पलिंग जब हम करते हैं, सैम्पलिंग का मतलब नमूना लेना, ठीक है। नमूना लेने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने ऊपर ये तय कर लिया था जब आपने सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम की थी, तो आपने तय कर लिया था कि अभी जैसे मैं कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट देखूंगी, तो मान लीजिए मैं चंडीगढ़ के बच्चों का देखूंगी, ठीक है, मैंने ये तय कर लिया। अब चंडीगढ़ में तो कितने सारे बच्चे हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, चंडीगढ़ के कुछ स्कूल्स के बच्चे लेने हैं, यानी कि आपने तय कर लिया कि मैं चंडीगढ़ में से कितने लूंगी, 400 बच्चे लूंगी, ठीक है। अब ये 400 क्या हो गए, आपका सैंपल हो गए। जो सैंपल होता है ये क्या है, ये पूरा का पूरा चंडीगढ़, ये क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है। जरूरी नहीं है मैं बच्चे ही लूं, मैं वृद्धावस्था के लोग भी ले सकती, जो मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से लूंगी। एरिया भी मैं अपने हिसाब से चूज कर सकती हूँ, नो इश्यूज। मैं हिमाचल भी ले सकती हूँ, चाहे मैं चंडीगढ़ में क्यों नहीं रहती हूँ, मैं कुछ भी ले सकती हूँ, फॉरेन का भी ले सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट वहां आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने स्पेसिफिकली यही एरिया क्यों चूज किया है, ठीक है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि भी मैं यहीं रहती हूँ, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि मैं देखना चाहती हूँ उस एरिया में, क्योंकि इस एरिया में लड़कियां कम कॉन्फिडेंस नजर आती है, कॉन्फिडेंट, और उनके ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, इसलिए आप कुछ भी रीजन दे सकते हो जो आपको लगता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग जो है वो हमें इस नमूने को कहते हैं, क्योंकि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे रिसर्च नहीं कर सकते, इसलिए हम छोटा सा सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। वो सैंपल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वो पॉपुलेशन के बिल्कुल सेम होना चाहिए। सेम का मतलब, अगर मैंने कहा है कि मैं लड़कियां लूंगी, तो ये सैंपल भी सारा का सारा, ये 400 क्या होनी चाहिए, लड़कियां ही होनी चाहिए। अगर मैंने कहा है कि मैं 14 से 18 साल की लड़कियां लूंगी, तो ये फिर 14 से 18 साल की ही होनी चाहिए 400 लड़कियां। ऐसा नहीं कि भाई आपने मतलब 13 वाले भी ले लिए और 19 वाले भी ले लिए, नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैंने कहा है कि मैं ये इंग्लिश मीडियम स्कूल से लूंगी, तो ये भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही होना चाहिए सैंपल। कहने का मतलब है, अच्छा जैसे आप डॉक्टर के पास अगर जाते हो, तो मान लीजिए अगर मेरा टेस्ट है तो मैं किसी और का ब्लड दे सकती हूँ उस टेस्ट के लिए, दे दूंगी तो आ जाएगी रिपोर्ट मेरी, नहीं आएगी ना, नो मैम। क्योंकि मेरा क्या चाहिए, मेरा सैंपल चाहिए उनको, मेरे ब्लड का सैंपल चाहिए, तो मेरी ही बॉडी से चाहिए ना। रिप्रेजेंटेटिव क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे है, जो चीज आप देखना चाहते हैं, फिर आपका सैंपल भी पॉपुलेशन में से एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये आपके, जब आप करते हो ना सैंपलिंग का क्वेश्चन, ये वन ऑफ द लाइंस कई बार आ जाती है कि आपका एक अच्छा सैंपल कैसा होता है। एक अच्छा सैंपल वो होता है जो पूरी तरह से आपकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को दर्शाता हो पूरी तरह से, ठीक है, यानी कि उसी का ही एक हिस्सा हो, कंप्लीटली उसी में से चुना गया हो, ठीक है। तो हमने अब सैंपल भी ले लिया। कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? अब सैंपल से हम क्या करेंगे, इस सैंपल से हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट। यानी कि आंकड़े एकत्रित करेंगे। अब जब हम आंकड़े एकत्रित करेंगे, इनसे आंकड़े लेंगे, तो हम आंकड़े किस आधार पर ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, किस किस फॉर्म में ले सकते हैं। देखो इसके भी, ये भी अलग से टॉपिक है, इस टॉपिक पे भी काफी बार क्वेश्चन आया है। श्योरिटी में नहीं दे सकती कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कई बार आता है कई बार नहीं भी आता है, लेकिन काफी बार आता है, मैं ये कहूंगी। मतलब ऐसा नहीं कि वो पूछते ही नहीं है, बहुत बार पूछा है उन्होंने डेटा कलेक्शन के टूल्स के बारे में, तो ये हम अलग से करेंगे। जैसे कुछ तो मैं यहीं पे बता देती हूँ, जैसे आप अगर किसी से डेटा लेंगे तो आप उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, इंटरव्यू में आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ लिए जैसे, या फिर सर्वे कर लिया, सर्वे टूल है सर्वे भी। ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन तो एक मेन साधारण टूल है किसका, डेटा कलेक्शन का। चाहे आप एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो, चाहे हिस्टोरिकल, चाहे डिस्क्रिप्टिव, आप ऑब्जर्व जरूर करोगे, अवलोकन तो आप करोगे ही करोगे। यानी अगर मैं क्लास में एज अ टीचर खड़ी भी हूँ तो भी मैं काफी कुछ ऑब्जर्व कर लेती हूँ, कि करते हैं ना टीचर्स, ऑब्जर्व करते हैं, आप भी एज अ टीचर ऑब्जर्व करोगे कि कौन क्या कर रहा है, कौन बच्चा पढ़ के आया नहीं आया, किसकी शक्ल क्या बता रही है। अब इस तरीके की जो चीजें नॉर्मली हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो ऑब्जर्वेशन का टूल तो सब में ही जाता है। इस तरीके के काफी सारे टूल्स होते हैं, जैसे रेटिंग,
रेट करने से भी पता चल जाता है सामने वाले का व्यू पॉइंट क्या है। तो आपने जब आंकड़े आप लेते हो तो इनमें से आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, और भी फॉर्म्स हैं, जब हम डेटा कलेक्शन करेंगे तो हम जानेंगे। ठीक है, अब जो डेटा हमने ले लिया, जो रेटिंग का आंकड़े मतलब हमने ले मैम, लिए, हाँ जी क्या पूछ रहे हो? रेटिंग का मतलब मैम। रेटिंग, विभा अभी डिटेल में करवाऊंगी ना, जब आपको डेटा कलेक्शन तब करवाऊंगी। अच्छा, फिर डेटा को क्या करोगे? एनालाइज करोगे, डेटा एनालिसिस, यानी कि उसका विश्लेषण करेंगे। देखिए विश्लेषण कैसे करेंगे? विश्लेषण हम करेंगे इसका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लगा के, यानी कि स्टैट्स लगा के, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा के। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में बहुत कुछ आता है, जैसे कि मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है, कोरिलेशन आता है, एनपीसी आप समझते हो, सारा मैथ, ये सारा कुछ, मैथ्स नहीं कहते हम इसे, स्टैट्स ही कहते हैं। तो ये सब कुछ आता है इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर जो स्टैट से संबंधित होती हैं। इसमें हम अपने आंकड़े डाल देते हैं। जैसे मीन हमें क्या बताता है? एवरेज बताता है। तो आपको ये जो डेटा आपने लिया, आपने इतने सारे, मान लो आपने इतने सारे, अब जैसे मैं आपका टेस्ट लेती हूँ, टेस्ट के बाद आपके टेस्ट में ऐसे आ रहा होता है, अगर आप एंड में देखोगे ना, ऐसे आ रहा होता है कि एवरेज स्कोर जो है वो 20 है, यानी उसने मीन निकाल दिया, एवरेज स्कोर निकाल दिए कि भाई सारे बच्चे तकरीबन तकरीबन 20 तो स्कोर कर ही पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिड टर्म निकाल देगा कि जो मिडिल वाला बच्चा है उसके कितने नंबर है। मीडियन क्या बताता है कि 50, इससे नीचे 50, हाफ ऑफ द जनरेशन इससे, पॉपुलेशन इससे नीचे होती है, हाफ ऑफ इससे ऊपर होती है। ठीक है, ये मिड पॉइंट बताता है हमें। तो इस तरीके की चीजें हमें स्टैट से पता चल जाती हैं और हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम डेटा एनालिसिस कहते हैं, यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण करना। ठीक है, अब हमने विश्लेषण भी कर लिया, अब हम क्या करेंगे? डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि व्याख्या करना, अपने डेटा की व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो आप लोगों के, मैंने आप लोगों का एक टेस्ट लिया, मैंने कहा कि पूजा के जो नंबर हैं वो आए 40 आउट ऑफ 60। ठीक है, मैंने बस ये बता दिया। अब क्या पूजा को ये पता चल जाएगा कि 40 का मतलब क्या है? मैं पास हुई, नहीं हुई, या चलो पास तो पता लग रहा है कि हो गए, हाफ से ज्यादा नंबर आ गए, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि मैं क्लास में कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, सबसे आगे स्टैंड कर रही हूँ, पीछे करके। हो सकता है ये सबसे नीचे वाले नंबर हो 40, ये भी हो सकता है ये मिडिल वाले नंबर हो सकता है ये सबसे टॉप किया हो इसने, कुछ भी हो सकता है ना। मैंने ये तो बताया ही नहीं, मैंने क्या बताया? सिर्फ डेटा एनालिसिस में आप सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हो और लिख रहे हो कि भाई 1.233 मेरा आंसर आया, बट ये आंसर बताता क्या है? ये आंसर एक्सप्लेन क्या करता है? वो आप कहाँ बताएंगे? डेटा की इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, यानी कि उसकी व्याख्या करेंगे कि देखिए मेरा इतना इतना स्कोर आया है, इस स्कोर का ये मतलब निकलता है। जैसे मान लो अगर मेरा स्कोर आता है लड़कियों के मामले में, उनके कॉन्फिडेंस के मामले में मेरा स्कोर आता है 2.33। ठीक है, बॉयज के कॉन्फिडेंस के मामले में मेरा स्कोर आता है 1.23। अब क्या हुआ? किसका कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया? लड़कियों का। लेकिन मैं सिर्फ ये थोड़ी लिख के आ जाऊंगी 2.33 और 1.23, उसमें डेटा की इंटरप्रिटेशन भी देनी पड़ेगी, ये भी लिखना पड़ेगा कि इस हिसाब से जो मेरा रिजल्ट आया वो ये कहता है कि लड़कियों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लड़कों से अधिक है। ये आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में वहां पे लिखना पड़ता है, यानी कि पूरा कथन देना पड़ता है। ठीक है, उस लिए हम उसको डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। लास्ट हमने क्या करते हैं? रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? रिपोर्ट राइटिंग वही होती है जिसको आप थीसिस या फिर डिसर्टेशन कहते हैं, यानी कि जो आपको लिखना होता है रिसर्च के अंदर, पूरा का पूरा थीसिस जो आपको लिखना होता है। यानी ये जो जितने भी चीजें हमने की ना, एरिया सिलेक्ट करने से लेके डेटा इंटरप्रिटेशन तक, ये हम लिखते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट राइटिंग का भी अलग से चैप्टर है, आपको अलग से करवाऊंगी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम 5 चैप्टर्स देते हैं।
कुछ यूनिवर्सिटीज में 6 चैप्टर बनते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में 5 चैप्टर बनते हैं। ठीक है, वो कैसे लिखी जाती है, क्या उसमें लिखते हैं, कैसे उसकी हेडिंग देते हैं, पहला चैप्टर कौन सा होता है, दूसरा चैप्टर कौन सा होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब ये होते क्या है। ठीक है, इस तरीके से हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, जिसको मैं अलग से आपको समझाऊंगी कि रिपोर्ट राइटिंग हम कैसे करते हैं। इतना समझ में आया? देख लो अभी भी। क्लियर? हाइपोथेसिस एक बार एक्सप्लेन करो ना। हाँ जी रेणुका, क्या कह रहे हो? हाइपोथेसिस, क्या? प्लीज एक्सप्लेन हाइपोथेसिस पॉइंट ना। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है? आपकी आवाज बहुत कम आई मुझे ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। हाइपोथेसिस क्या है कि हाइपोथेसिस एक तरीके से एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट की फॉर्म में मैं ये मान के चलती हूँ, मान के चलना कि मैं किस दिशा में जा रही हूँ या मैं क्या देखना चाहती हूँ, उस चीज को मान के चलना। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रही हूँ या मोटिवेशन लेवल, कुछ भी कह लो, स्ट्रेस चेक कर रही हूँ, मान लो मैं चेक कर रही हूँ कि चंडीगढ़ के लोगों में स्ट्रेस है या नहीं है। तो अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ के जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं, मतलब मैं मान के चल रही हूँ कि जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं वो ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं और जो 40 साल के नीचे के लोग हैं वो कम स्ट्रेस्ड हैं, अगर मैं ये मान के चलती हूँ तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हम कच्चे तौर पर कुछ चीज मान के चल रहे हैं, लेकिन जब मेरे पास डेटा आ जाएगा फिर मैं क्या करूंगी? मैं डेटा कलेक्ट करूंगी, उन लोगों के पास जाऊंगी, 2 पेपर बनाऊंगी, एक तो 40 साल के नीचे के लोगों को दे दूंगी और एक पेपर 40 साल से ऊपर के लोगों को दे दूंगी। अब क्या करूंगी? उसको एनालाइज करूंगी, उनसे डेटा कलेक्ट करके उसको देखूंगी कि हाँ सच में क्या इनका स्ट्रेस ज्यादा है। ठीक है, फिर जो भी आएगा मेरा रिजल्ट उसको लिखूंगी। जब मैं डेटा को इंटरप्रेट करूंगी, लिखूंगी, हाइपोथेसिस के रेफरेंस में लिखूंगी कि देखो मैं मान के चली थी कि 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनका स्ट्रेस ज्यादा है, लेकिन मेरे रिजल्ट्स कहते हैं कि जो 40 साल से नीचे के लोग हैं चंडीगढ़ में उनका स्ट्रेस ज्यादा है। जो भी मतलब मेरे रिजल्ट आएंगे, मतलब कहने का हाइपोथेसिस में तो मैं सिर्फ मान के चलती हूँ, एक्चुअल रिजल्ट में मैं उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करती हूँ। समझे? Okay, means we assume first and then prove it. Okay, thank you ma'am. ठीक है, अब इन स्टेप्स में से आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन कैसा आता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च क्या है। देखो फर्स्ट स्टेप हमारा बेशक एरिया है, लेकिन मान लीजिए एरिया पेपर में दिया ही नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप क्या बन गया? सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। डिपेंड करता है कि, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि डिपेंड करता है कि आपके 4 ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, उस हिसाब से ही कई बार आपको फॉर्मुलेशन दिया होता है। फॉर्मुलेशन होता है स्टेटमेंट को बनाना, स्टेटमेंट को हम बनाते हैं, स्टेटमेंट को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, तो कई बार ये दिया होता है, फॉर्मुलेशन दिया होता है, आपको सिलेक्शन नहीं दिया होता है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, वो आगे पीछे करके दे देगा, और कई बार इसका सीक्वेंस पूछ लेगा। जैसे अगर पूछ लिया कि डेटा कलेक्ट करने के पहले क्या करते हैं भाई, ठीक है, या फिर आपको मान लो दे दिया, आपको ये 5 लिखे, मान लीजिए आपको दे दिया कि डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, फिर आपको दे दिया सैम्पलिंग, फिर दे दिया रिव्यू, फिर दे दिया फॉर्मुलेशन ऑफ या सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। अब आपको इनको क्या करना है? सीक्वेंस में लगाना है, यानी क्रम से लगाना है। देखो स्टेप्स जो होता है ना, टॉपिक ही क्या है? स्टेप्स, यानी कि आपको क्या याद होना चाहिए? इनका सीक्वेंस। तो इसके अंदर आपको सीक्वेंस लर्न करना है, यानी क्रम याद करना है कि पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक क्या क्रम फॉलो हो रहा है। क्लियर? क्लियर है? आगे चलूं? यस मैम। Yes. ओके, अब ये स्टेप्स तो हुए हमारे कॉमन, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपके डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, याद रखना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसी तरीके से होती है, जैसे मैंने अभी सारे के सारे लिखे ना,
ये सारे फॉलो करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। जो आपका पहला मेथड मैंने आपको कराया था कल, डिस्क्रिप्टिव में सेम यही सारे रहते हैं। अब मैं आपको हिस्टोरिकल के बताती हूँ। हिस्टोरिकल में क्या डिफरेंट करते हैं हम, अलग क्या करते हैं हम? including and excluding. कुछ भी नहीं। Ma'am, including or excluding of the data. उसको क्या कहते हैं? External or इंटरनल क्रिटिसिज्म। internal, हाँ। देखो सबसे पहले हम वही करेंगे, एरिया तो हमने सिलेक्ट कर ही लिया, इसी में से हम एक टॉपिक ले लेंगे। तो हम सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। फिर हम रिव्यू लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हिस्टोरिकल में हाइपोथेसिस हर एक में नहीं लिखना आपने। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि क्वांटिटेटिव में तो बनता ही बनता है हाइपोथेसिस, लेकिन अगर क्वालिटेटिव हो, हिस्टोरिकल क्वालिटेटिव भी तो हो सकती है ना। हो सकता है ये फिलोसॉफिकल रिसर्च हो सकता है किसी की बायोग्राफी हो, तो इसमें मैं कुछ मान के थोड़ी चलूंगी, ठीक है। तो क्वालिटेटिव में कभी भी गुणात्मक में हमेशा हाइपोथेसिस बनते हैं, मात्रात्मक में बनते हैं, गुणात्मक में नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इसमें हाइपोथेसिस यहाँ पे इसीलिए मैं मेंशन नहीं करूंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, सैंपल कहाँ से लेना है ये हम तय करेंगे। अब सैंपल ले लिया तो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन दो तरीके से होगा। एक प्राइमरी डेटा यानी प्राथमिक, जो मैंने कल समझाया था, एक सेकेंडरी डेटा यानी मैं द्वितीय तौर पर और प्राथमिक तौर पर। डिफरेंस बताओ दोनों में क्या है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में? Primary data we cannot change now that. और सेकेंडरी हम We चेंज cannot change. Or secondary depends on primary. मतलब वो हम लिखते हैं अभी प्रेजेंट में, हम रिक्रिएट भी कर सकते हैं, हमको जो चाहे वो चेंज कर सकते, लेकिन प्राइमरी डेटा में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। और कोई डिफरेंस? For example, material sources such as coins, medals, ballads. देखो प्राइमरी डेटा वो है जो, देखो अगर आप मान लीजिए अगर आप मेरे बारे में लिख रहे हो, ठीक है। अब आप लिख रहे हो मेरे बारे में, एक तो हो गया मैं जो आपको क्या दूंगी, इंफॉर्मेशन मेरे से संबंधित, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, प्राइमरी में आ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज और आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप क्या कर, अब हिस्टोरिकल में तो मान लो मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ठीक है। और मेरे अलावा मेरी कोई डायरी जो मैंने लिखी हो, मेरी कोई ऑटोबायोग्राफी जो मैंने लिखी हो, मेरे कोई लेटर्स जो मैंने कभी लिखे हो, मेरे बारे में अगर कोई न्यूज़पेपर में कुछ छपा है, ठीक है, वो ये सारी चीजें क्या बन जाएंगी, फिर क्या बन जाएंगी ये सारी चीजें? प्राइमरी डेटा। ये सारी चीजें आपको प्राइमरी डेटा देंगी। अगर मेरी उपस्थिति नहीं, विटनेस नहीं है, तो विटनेस ने जो डायरेक्टली स्टेटमेंट्स दिए हैं, जहाँ पे जैसे अगर आप शेक्सपियर के बारे में करते हो, ठीक है, अगर आप शेक्सपियर को देख रहे हो तो आप क्या करते हो, उनके जितने भी कह लीजिए उनके द्वारा लिखे हुए, उनकी खुद की कोटेशंस, उनके खुद के वर्क्स, ठीक है, हिज ओन वर्क्स, उनको आप किस में ले सकते हो, प्राइमरी डेटा में ले सकते हो। उनके बारे में छपी कोई खबर, कोई पैम्फलेट, उस टाइम पैम्फलेट्स आती थी, पैम्फलेट्स, ठीक है, ये सारी चीजें आप प्राइमरी डेटा में ले सकते हो। बट सेकेंडरी डेटा में क्या लोगे, सेकेंडरी डेटा में हम वो लेंगे जो इनके ऊपर किसी और ने लिखा होगा। जैसे मान लो शेक्सपियर के बारे में कितनी सारी बुक्स हैं, है कि नहीं है,
कितनी सारी बुक्स हैं। तो मान लो अगर किसी ने, किसी एक ऑथर ने शेक्सपियर के बारे में कुछ लिखा है, या किसी ऑथर ने क्या, किसी पर्सन ने ही लिखा है, किसी बुक वाले ने ही लिखा है, मान लो शेक्सपियर के बारे में कोई एक बुक लिखी है, अगर आप उस बुक को उठाते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा है। किसी और के द्वारा लिखी हुई कोई चीज उठाते हो तो वो द्वितीय आंकड़ों में आएगा, यानी कि सेकेंडरी डेटा में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने अपना एग्जांपल में दे रही थी कि मैं, पहली बात तो मैं हूं, वो प्राइमरी डेटा है। अगर मैं नहीं हूं तो मेरे से संबंधित जो चीजें डायरेक्टली मेरी हैं, मेरी कोई डायरी, मेरी कोई लेटर, मेरा कुछ भी, वो आपके लिए क्या, किस चीज का काम करेगा, प्राइमरी डेटा काम करेगा। लेकिन अगर मेरे बारे में किसी थर्ड पर्सन ने लिखा है, ठीक है, किसी और ने मेरे बारे में अगर लिखा है, उस बुक से आप मेरे बारे में जानते हैं अगर, तो वो क्या होगा, वो सेकेंडरी डेटा होगा। मेरी बात को समझे? यस मैम। यस मैम। हेलो मैम। हाँ जी मैम, अगर हम अवेलेबल हैं तो प्राइमरी डेटा, अगर वो नहीं है किसी और के द्वारा तो वो सेकेंडरी डेटा। नहीं, अगर हम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अब अवेलेबल का मतलब ये है, देखो पहली बात तो टॉपिक ही हिस्टोरिकल है, तो इंसान का होना तो नामुमकिन है। ठीक है, अब अगर मैं आज गांधी के ऊपर रिसर्च करने लगूं तो मुझे गांधी से रिलेटेड क्या मिलेगा, ये बताओ पहले। गांधी जी तो मिलेंगे नहीं, और कौन मिलेगा बताओ? उसकी बुक्स मिलेंगी। बिल्कुल, बुक्स मिलेंगी, और क्या मिलेगा? हाँ, कुछ म्यूजियम में रखे उनके जो उनके द्वारा है ना, ये हम सारी गांधी चीजें जी मिल पे जाएंगी पहले से आपको। की गई, जी गांधी जी पे पहले से की गई रिसर्च मिलेंगी, उसको भी हम पढ़ेंगे। गांधी जी एक पत्रिका भी लिखते थे, पता है, हरिजन नाम की एक वो लिखते थे हरिजन। पत्रिका, Yes, क्या ma'am. कहते हैं Yes, उसको, ma'am. पीरियोडिकल। ठीक है, वो भी लिखते थे, आप उस पीरियोडिकल को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं जो गांधी जी ने खुद खुद लिखी हैं, बुक जैसे उनकी लिखी हुई जैसे है ट्रूथ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ समथिंग ऐसे करके कुछ है, तो इस तरीके की कई बुक्स उन्होंने लिखी हैं, वो आप खुद उनके बारे में मतलब खुद लिखी है ना, तो वो किस चीज का काम करेंगी? ये सारे के सारे क्या हुए, ये सारे के सारे प्राइमरी हुए, प्राथमिक हुए। ठीक है, अब मुझे बताओ सेकेंडरी में क्या आएगा? गांधी जी के बारे में मैं सेकेंडरी डेटा कहाँ से लूंगी? मैम, जो जो हमें किसी गांधी जी और के ने बारे में कोई और क्या? हमें बताएगा, हम किसी और गांधी जी के बारे में मैम हम किसी और से जो जो बात पूछेंगे वो लिखेंगे, या हम और रिसर्च पढ़ेंगे, वो सब सेकेंडरी हो जाएंगी। हाँ, ठीक है, अगर मैं मतलब किसी और कोई थर्ड पर्सन अगर मुझे बता रहा है, या फिर मुझे कोई बुक अपनी दे रहा है कि भाई देखो मैंने गांधी के ऊपर लिखा है, या मैं कोई देख लूं कहीं पे कि ये बुक गांधी जी के ऊपर किसी ने लिखी हुई है, तो मैं इसे रेफर कर लेती हूँ। अब लेकिन वो बुक खुद हेलो मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है मैम, पहले नहीं आ रही थी। हाँ, अभी आई। हाँ, तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा समझ में आया? 90% श्योरिटी है इस पे क्वेश्चन आने की। पेपर 1 के अंदर, पेपर 2 के अंदर तो बहुत कम पूछते हैं, ये पेपर 1 के अंदर पूछते हैं। मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी, रट लेना उसको कि प्राइमरी डेटा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सेकेंडरी में क्या क्या आती हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हम वहां जाके इतने ऑप्शंस देके कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर है, आपको देखने से तो ये लगेगा कि न्यूज़पेपर तो कोई और लिखता है। नो, न्यूज़पेपर एक ऑथेंटिक सोर्स में आता है। ठीक है, इसलिए हम इसे प्राइमरी डेटा के अंदर कंसिडर करते हैं, सेकेंडरी में नहीं करते हैं। तो इस तरह ये आ चुका है आपको क्वेश्चन ऑलरेडी कि न्यूज़पेपर, इसमें से एक कोई प्राइमरी डेटा बताओ, मतलब ऐसा क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसमें से कोई एक प्राइमरी सोर्स बताओ डेटा कलेक्ट करने का, या सेकेंडरी बताओ। न्यूज़पेपर के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार आया था आपको रेलिक्स के ऊपर,
उसने पूछा था रेलिक्स किसके अंदर आते हैं। रेलिक्स को हिंदी में हम अवशेष कहते हैं। अवशेष क्या होते हैं? हम प्राइमरी में आएंगे। प्राइमरी में आते हैं। क्या होते क्या हैं अवशेष? मैम जो पहले हम fragments of discuss- old building, ancient buildings, fragments of ancient बिल्डिंग से buildings रिलेटेड भी हो सकते हैं, पर्सन से रिलेटेड भी, किसी भी सिविलाइजेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, है ना, कोई भी सभ्यता। और inscriptions अगर मैं- also, inscriptions also ना मैम। अगर मैं मोहनजोदाड़ो के ऊपर कोई रिसर्च करने लग जाऊं, वहां जाके अगर मुझे कोई उनसे उनकी चीजें मिल जाएं, यूज की हुई चीजें, जैसे सिक्के मिल जाएं, अगर मुझे वहां की करेंसी, है ना, या फिर मुझे उनके कपड़े, उनके बर्तन, उनकी जो भी चीजें वो इस्तेमाल करते थे, उनके बने हुए घर, वो सारे उनके रिमेन्स और रेलिक्स हैं, यानी कि बचे खुचे अवशेष जो वो छोड़ गए अपने पीछे, तो वो भी प्राइमरी डेटा का काम करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली उनसे संबंधित है। ठीक है, अगर मेरे जाने के बाद जो मेरी चीजें हैं पर्सनल, वो तो क्या हो गई आपके लिए प्राइमरी डेटा हो गई ना फिर। ठीक है, तो ये रिमेन्स एंड रेलिक्स क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी डेटा का काम करते हैं, समझे। इसी तरीके की मैं आपको एक बड़ी सी लिस्ट बना के दूंगी, बिकॉज वी हैव सो मेनी थिंग्स इन प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी में तो कुछ भी नहीं आता। सेकेंडरी में तो सिंपल आता है कि भाई कोई किसी का लिखा हुआ या किसी का बताया हुआ बयान सेकेंडरी होता है। ठीक है, सेकेंडरी में और कुछ नहीं आता, बट प्राइमरी में बहुत कुछ आता है। हिस्टोरिकल रिसर्च में, डिस्क्रिप्टिव में तो हमारे पास क्या होगा, वर्णनात्मक में तो हमारे पास क्या होगा, इंसान ही प्रेजेंट होगा, तो मैं उसी से डेटा ले लूंगी डायरेक्टली, मुझे जरूरत ही नहीं है प्राइमरी डेटा ये बुक्स पे जाने की। लेकिन हिस्टोरिकल में हमें जाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। ठीक है, अच्छा हाँ, इसका नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट हमने करना है 5th। अब हमने मेथड चूज कर लिया डेटा कलेक्ट करने का, डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, उसमें हमने क्या किया था, डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा एनालिसिस किया था, यही किया था ना, यानी कि आंकड़ों को विश्लेषण किया था उनका। इसमें क्या करेंगे हम, डेटा को क्रिटिसाइज करेंगे। याद रखना, ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल रिसर्च में ही आता है, बाकी किसी में नहीं आता। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा, यानी कि डेटा की आलोचना, आंकड़ों की आलोचना, आंकड़ों का विश्लेषण नहीं करेंगे, यहाँ आंकड़ों की आलोचना करेंगे। अब आलोचना क्या होती है, कैसे आलोचना करेंगे, बुरा बताएंगे इसको, बताओ। नो मैम, लाइक क्रिटिसाइज करना मतलब कोई पार्ट पे बताना, अपनी पार्ट बताना, वो Yes. अबाउट। कैसे रिसर्च करोगे, हम इसकी कमियां बतानी पड़ेंगी। मैम डेटा कितना सत्य है, कितना रिलायबल है, वो देखेंगे मैम पहले। वेरी गुड। देखो, इसके अंदर आप दो तरीके से क्रिटिसाइज करते हो। आलोचना दो प्रकार की होती है। इसका क्वेश्चन पेपर 1 में बहुत कम, मैंने नहीं देखा पेपर 1 में, पेपर 2 में तकरीबन मैंने देखा है। ठीक है, पेपर 2 में भी मैंने एजुकेशन में देखा है, बट बाकियों को भी रिसर्च है तो उनको भी आता होगा। अब देखो, क्रिटिसिज्म दो तरीके का होता है, आलोचना दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल आंतरिक, एक होती है बाहरी यानी कि एक्सटर्नल। ठीक है, अब जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं यानी बाहरी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, किसी को पता है? एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ऐसे समझ में आएगा। मान लो मैंने, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हम गांधी या शेक्सपियर की बात कर रहे थे, मान लो, ठीक है, गांधी की बात कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद, किसी को भी ले लो हिस्ट्री में से, ठीक है, भगत सिंह को ले लो, किसी को भी ले लो, बहुत बच्चे गुरु नानक देव जी के ऊपर, गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर करते हैं, बड़े सारे ये सारी चीजें करते हैं, तो किसी को भी आप ले सकते हो। तो हमने अगर गांधी जी को ले लिया, अब उनसे संबंधित मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, डेटा मैंने कर लिया कलेक्ट। ठीक है, जब मैंने डेटा एकत्रित किया, मान लीजिए मेरे पास 50 डॉक्यूमेंट्स आए इंटरनेट से। ठीक है, मैंने इंटरनेट पे एक गांधी टाइप किया और मेरे पास कितनी पीडीएफ डाउनलोड कर ली मैंने, कितनी
50 PDF डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब क्या वो 50 की 50 मेरे टॉपिक से संबंधित होंगी? मान लीजिए अगर मैं गांधी का क्या देख रही हूँ अपनी रिसर्च में, कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में उनका क्या योगदान था गांधी जी का, मैं ये देख रही हूँ। अब मुझे ये नहीं मतलब कि वो पॉलिटिक्स में क्या करते थे, या भगत सिंह के मामले में उनका क्या रोल था, या वो फादर ऑफ नेशन क्यों कहे जाते थे, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मुझे किस चीज से मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया और क्या उनका योगदान रहा, ठीक है। तो क्या ये 50 के 50 डॉक्यूमेंट मेरे काम के होंगे? नो नो मैम। नहीं होंगे। तो फिर मैं क्या करूंगी, उनको टॉपिक पढ़ के, जैसे मैंने थोड़ा सा डॉक्यूमेंट देखा, अगर मैंने देखा कि भाई ये तो गांधी जी के किसी आंदोलन से रिलेटेड है, मैंने उसको बाहर निकाल दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। मैंने देखा कि ये तो पॉलिटिक्स से संबंधित है, मैंने उसको डिलीट कर दिया। फिर मैंने देखा कि ये तो किसी और चीज से संबंधित है, तो मैंने डिलीट कर दिया। मान लो मैं छांट के फिल्टर करके मैंने इन 50 डॉक्यूमेंट में से 30 ऐसे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए जो मेरे काम के हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें ये लिखा है कि गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया था या उनका क्या योगदान रहा था, ठीक है। तो 30 डॉक्यूमेंट मेरे हो गए। अब ये जो मैंने काम किया ना, 50 में से ये जो 30 छांटे हैं, जो इसको क्या कहते हैं, इसको क्रिटिसिज्म कहते हैं। कौन सा क्रिटिसिज्म? एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। बाहरी तौर पर अपने डेटा को, मैंने पूरा पढ़ा नहीं डॉक्यूमेंट को, मैंने नहीं पढ़ा पूरा का पूरा डिटेल में। मैं क्यों पढ़ती? जब नाम देखते ही मुझे पता चल गया कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, मुझे क्या जरूरत है उसको पूरा पढ़ने की, मैंने ऐसे ही निकाल दिया उसको बाहर। समझ रहे हो मेरी बात को? आर यू गेटिंग मी? यस पक्का? मैम। तो अगर मैं इनको छांट के इस तरीके से निकाल देती हूँ और उन पे पहुंच जाती हूँ उस पे, अब इसको क्या कह रहे हैं हम, ये हमने डेटा का क्रिटिसिज्म कर दिया, ठीक है। क्रिटिसिज्म लेकिन कौन सा किया? एक्सटर्नल। उसके बाद अब मैं कितने डॉक्यूमेंट्स के साथ रह गई? मेरे पास हो गए 30 डॉक्यूमेंट्स बच गए, ठीक है। अब इन 30 डॉक्यूमेंट्स को जब मैं डिटेल में पढ़ूंगी, ठीक है, पूरा मैंने इनको डिटेल में पढ़ा और जो चीज मेरे काम की थी वो मैंने रख ली। डिटेल में पढ़ा मतलब मान लो ये एक डॉक्यूमेंट है, इसका एक एक पैराग्राफ, मान लो ये पैराग्राफ मेरे काम का नहीं था, मैंने इसको निकाल दिया। ये पैराग्राफ मेरे काम का था, मैंने रख लिया, मैंने ये भी रख लिया, ठीक है। ये चीज जब आप करते हो, पूरा डिटेल में उसको पढ़ते हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म। समझे या नहीं? बताओ। समझ आ गया मैम। बाकी सब? आसिया, रेणुका, रेखा? इंटरनल फिर से एक बार इंटरनल। ओके। आसिया आपको आया क्लियर? यस मैम गॉट। ओके। अच्छा, मेरे ख्याल से पहले किया है ना? देखो इसमें क्या है कि इंटरनल के अंदर जिन भी मेन डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं रह गई, यानी कि मेरे पास जो भी मेन डेटा आ गया, ठीक है, जो तो मेरे काम का ही नहीं था, जो यूजलेस चीजें थी वो मैंने पहले ही निकाल दी। एक्सटर्नल डेटा में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम क्या करते हैं, यूजलेस चीजें निकाल देते हैं। अब जब मैंने यूजलेस चीजें निकाल दी तो जितनी चीजों के साथ मेरे पास जो चीजें रह गई उनको अब मैं उनकी सफाई करूंगी। आप ये समझ लो, पहले तो मैंने 50 डॉक्यूमेंट्स की सफाई की, यानी कि उनको फिल्टर किया, ठीक है, वो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म हो गया। उसके बाद जो मेरे पास 30 डॉक्यूमेंट्स पढ़े, मैंने उनको डिटेल में पढ़ा। डिटेल में मतलब उसमें अगर मान लो यही चीज अगर शेक्सपियर से रिलेटेड होती है, और शेक्सपियर ने कितनी सारी कोटेशंस देता है शेक्सपियर, है ना, उनके खुद के कोट्स होते, क्या पता इसमें, तो वो मैं निकाल के लाती, या जो कोट उनका नहीं होता उसको कैंसिल करती। तो उसके लिए मुझे एक एक चीज को डिटेल में पढ़ना पड़ता। उसी चीज को हम इंटरनल क्रिटिसिज्म कहते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट को थॉरोली रीड करते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। पक्का? समझ आ गया, बट एक्सटर्नल क्या होगा मैम?
क्या 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 शशि? मैम इंटरनल तो समझ आ गया, और एक्सटर्नल क्या होगा उसका? एक्सटर्नल में क्या समझ में आया पहले ये बताओ। इंटरनल में जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स हो, मतलब गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा तो उसके बारे में बहुत सी जानकारी रहती है, तो उसमें हमको जो शिक्षा से रिलेटेड जानकारी चाहिए था उसको हमने छांट लिया, जो वेस्ट चीजें यही थी तो उनको निकाल एक्सटर्नल दिए, है, तो वो बस बस यही रुको, यही एक्सटर्नल है। जितना अभी आपने बोला ना कि हमने वो छांट लिया, हमने वो फिल्टर कर लिया जो हमें एग्जैक्टली चाहिए था इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में से, तो वो क्या हुआ? वो एक्सटर्नल हुआ। एक्सटर्नल हुआ। और जो बच गई है, जो जिसके बारे में हमको पढ़ना है आंतरिक रूप से, इंटरनल, वो हो गया आपका। हाँ, जिसको आपको थॉरली रीड करना है, यानी कि बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। ओके, ठीक है। कोई डाउट है तो भी पूछ लो। ये आपको पेपर 2 में इसको पूछे जाने के काफी चांसेस होते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा। और क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा कहीं भी लिखा हो तो डायरेक्टली आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? हिस्टोरिकल रिसर्च, क्योंकि हम ये स्टेप समझ में सिर्फ। तो आ गया पर हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी पूजा। मैम समझ में तो आ गया पर अब भी कंफ्यूजन सा लग रहा है दोनों में, इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, आपको कंफ्यूजन लग रहा है ना, आप मुझे बताओ एक्सटर्नल क्या होता है, बताओ। जो मैम हमने जो हमें चाहिए था वो हमने छांट लिया, जैसे अभी अगर मैं वो आपको कोई भी, एक्सटर्नल है। अच्छा जैसे आप शॉपिंग करते हो, मान लो आपने स्टडी टेबल मंगाना है कोई, ठीक है, आप नेट पे जाते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, वहां पे लिखते क्या हो? बाय स्टडी टेबल, आपने लिख दिया, ठीक है। कितनी तरह के स्टडी टेबल्स आ जाते होंगे, आते हैं कि नहीं आते? अब आपने ये देखा उसमें से, जब आपने पहले क्या छाटा कि नहीं नहीं मुझे तो ना बेड पे रख के पढ़ने वाला स्टडी टेबल चाहिए, उसमें बड़े स्टडी टेबल्स भी तो आते होंगे ना। मान लो आपको बड़ा तो चाहिए ही नहीं, तो आपने बड़ा देखा ही नहीं, आपने कौन सा देखा? छोटे साइज वाला, जितने साइज वाला आपको चाहिए था आपने वो साइट पे जाके वो सारे देखे छोटे वाले। इसका मतलब ये आपने क्या किया? एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म किया, ठीक है। वो डेटा जो यूजलेस था, जो मीनिंगलेस था, उसको निकाल दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया? जब आपने, मान लो आपने, माइक म्यूट करो शशि, अपना माइक म्यूट करो, ठीक है। फिर जितनी भी टेबल्स, मान लो आपने 4 टेबल्स सिलेक्ट किए, एक आपने अमेजोन पे कर लिया, एक आपने फ्लिपकार्ट पे कर लिया, एक आपने किसी और 2 एप्लीकेशंस पे कर लिया, गूगल पे ही कर लिया, समझ लो, ठीक है। तो आपने 4 टेबल सिलेक्ट किए। अब उन चारों में से आपने जो शॉर्ट लिस्ट थे, मतलब उन चारों में से जब आप उसकी डिटेल्स में गए कि क्या इसका एग्जैक्ट साइज क्या है, पिक्चर में तो सही दिख रहा है जैसा मुझे चाहिए, है ना, इसका प्राइस क्या है, डिस्काउंट किस किस पे है, मतलब अब आपको उसमें से भी तो आपको और छांटना पड़ेगा ना। वो क्या है? डिटेल में जाके अब आप छाटोगे। पहले तो आपने सिर्फ पिक्चर देख देख के ही छाट दिया, फिर उसके बाद आपने उसकी डिटेल में गए, जब आप उसकी डिटेल में जाके उसको छाट रहे हो तो वो इंटरनल क्रिटिसिज्म। क्लियर? बस उसके बाद तो सारे स्टेप सेम है। उसके बाद हमने डेटा का क्रिटिसिज्म करने के बाद हम डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि मैंने डेटा का इंटरप्रिटेशन कर दिया, यानी मैंने लिखा आंकड़ों की व्याख्या करना मतलब बताना कि देखो ऐसे 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 ये मेरा रिजल्ट आया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? रिपोर्ट राइटिंग लिख देते हैं, बस उन सारी चीजों को, वही सारी चीजें हैं। सिर्फ 2 चीजें यहाँ पे मेन हैं, एक तो डेटा कलेक्शन के मेथड्स, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और हिस्टोरिकल में से ना जब भी क्वेश्चन आएगा बस यही दो चीजों में से आएगा, अगर हिस्टोरिकल में से क्वेश्चन आएगा, स्पेशली पेपर 2 में। पेपर 1 में तो वो प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा को ही देते हैं। लास्ट 7 पॉइंट क्या बताया? रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लिख देते हैं, ठीक है। ये 2 स्टेप्स ही हिस्टोरिकल को अलग करते हैं दूसरी रिसर्चेस से, तो आपको इस तरीके से याद करना है।
क्लियर है इसके स्टेप्स? एक्सक्यूज मी मैम, यस। तो हम सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं, वो प्रॉब्लम सेम आया तो रिपीट हुआ तो मतलब सपोज मैंने एक प्रॉब्लम सिलेक्ट किया और वो ऑलरेडी रिपीटेड है, मतलब हो गया है उसके ऊपर रिसर्च, तो चलता है ना ऐसा? देखो रेणुका, इसमें क्या हो जाता है, जैसे मैंने अभी कहा, मान लो आपने अब देखो शेक्सपियर के ऊपर कितनी रिसर्चेस हुई होंगी, एक थोड़ी हुई होगी, है ना? लेकिन आप थोड़ा बहुत तो चीजें चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपने अब शेक्सपियर को हम जैसे 3 उसमें डिवाइड करते हैं, 3 में या 4 में, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे करके करते हैं ना, 4 में डिवाइड करते हैं उसके अलग अलग वर्क्स को, मतलब उसका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। आप ऐसे भी ले सकते हो, मान लो किसी ने उसके फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ के ऊपर कर रखा है तो आप सेकंड पार्ट पे कर सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है हल्का फुल्का चेंजेस लाके आपकी रिसर्च ही चेंज हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैं ये एग्जांपल ले रही थी कि कॉन्फिडेंस चेक करने वाला, अगर जैसे मैंने कहा था कि किसी ने हिमाचल के ऊपर रिसर्च की है तो मैं हरियाणा में कर सकती हूँ, किसी ने पंजाब में की है तो मैं चंडीगढ़ पे कर सकती हूँ। मतलब हल्का फुल्का चेंज, टाइम भी चेंज कर सकते हो। मान लो किसी ने एक सर्वे किया है जो कि 2020 से लेके 21 का है, कोविड के ऊपर मान लो किसी ने एक रिसर्च की है, लेकिन उसने जो रिसर्च की वो 2020 से लेके 2021 के बीच की है। तो आप क्या कर सकते हो, 2021 से लेके 2022 वाली कर सकते हो, या फिर आप उससे 19 से लेके 20 वाली भी कर सकते हो, तब भी कोविड था। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आप चेंजेस, हल्के चेंजेस हमें लाने पड़ते हैं, टॉपिक बेशक एक जैसा हो। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो, जैसे अगर किसी ने बूढ़ों पे किया है, आप यंग पीपल पे कर सकते हो। किसी ने 40 अबव की एज पे किया है तो आप 40 से नीचे की कर सकते हो। तो हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो, टॉपिक सेम रख सकते हो। कंटेंट चेंज करना है। हाँ, कंटेंट तो पूरा ही चेंज होगा। मतलब कहने का थोड़ा बहुत, या सैंपल चेंज कर लो या अपना ईयर चेंज कर लो, इस तरीके से। यस मैम। ठीक है, अगर सेम रिपीटेड होती है ना तो टॉपिक तो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती टॉपिक को, अगर सेम होती है। जब आप अपना साइनॉप्सिस डिपॉजिट करवाते हो तो यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती अगर वो सेम होती है, और वो आपको कहेंगे कि भाई इसको चेंज करके लेके आइए। ठीक है, रिजेक्ट कर देते हैं। चलो, ये समझ में आया, आज स्टेप समझ में आया आपको? जो मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ टेलीग्राम पे, सॉल्व किए थे? ये तो यस मैम। हो रहे थे। हिंदी का मैंने आज किया है मैम डाउनलोड, अभी हिंदी में ट्राई करती हूँ। ठीक है, शाम को। यस।